गुड आफ्टरनून ऑल। हम स्टार्ट करे थे लॉगरिथम और जो हमारा पहला सेशन था वो थोड़ा कैलकुलेशन पर था। अब अगर मैं बात करूं कि जैसा हमने जो लेक्चर 1 जो लिए थे उसमें थोड़े कैलकुलेशन के बारे में और क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, कि स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर आपने कितने रहना, ये वाला पार्ट। और लेक्चर 2 में हमने लॉग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, लॉगरिथम, राइट। और हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इन बातों को कि हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैथ वालों के लिए ये टॉपिक हम इन डेप्थ देखेंगे अलग से। लॉगरिथम जो इन डेप्थ है, जेई लेवल है, वो अलग से। लेकिन अभी लॉग वो देखेंगे कि जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आता है। अब कल मैंने एक स्टोरी बताया था कि लॉगरिथम जिन्होंने स्टार्ट करे थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था जॉन नेपियर, ठीक है, एक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। ठीक, 1590s में जो था, 1600 और 1590s में इन्होंने उस पर वर्क करे थे और कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड निकाले थे जिसको हम लॉग टेबल भी बोलते हैं। वो लॉग टेबल के कुछ पेजेस मैं बाद में डिस्प्ले पर लगाऊंगा और फिर हम उस पर से लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना और कैलकुलेशंस कैसा करते हैं। बहुत सारे वास्ट कैलकुलेशंस आते हैं आपके फिजिक्स के सम्स में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री में भी आते हैं, न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री में रहते हैं। फिर अगर हम बात करें फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो उस समय हमको एकदम यूज टू हो जाना कि हम कोई कैलकुलेशंस आ रहे हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि सर कैलकुलेशंस तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते थे। उस समय कैलकुलेटर नहीं था करके इन्होंने लॉग टेबल बनाए। लेकिन आज तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, लेकिन कैलकुलेटर आपको एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है। तो लॉग टेबल अलाउड है, फिर आपको लॉग टेबल सीखना चाहिए, अदरवाइज आपको कैलकुलेशंस वैसे आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और हमने, चलो ये बात तो हो गई कि जॉन नेपियर ने इसलिए बनाए थे लॉग टेबल, उस समय कैलकुलेटर नहीं था, उन्होंने कैलकुलेशंस करने के लिए लॉग टेबल बनाए थे। अब जो हमने रूल्स बात कर रहे थे लॉग के, बरोबर, कल हमने सिर्फ 2 रूल्स को टच करे। पहला रूल तो ये था कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, राइट। इसको पढ़ते समय ऐसा पढ़ते, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस बी। दोनों का बेस अगर सेम है तो हम क्या करते थे, अगर एडिशन इनमें है तो ये जो आर्गुमेंट आता है इनका, ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो आर्गुमेंट बोलते हैं हम, ये ए यहाँ पर आर्गुमेंट है, ये सी यहाँ पर आर्गुमेंट है और ये बी यहाँ पर बेस है। तो मैं इसका नाम क्या करता हूँ, बी को बोला जाता है बेस यहाँ पर, राइट। देखो ये भी बेस है, दोनों बेस सेम है। और आर्गुमेंट अलग अलग हो सकते हैं। आर्गुमेंट मतलब आप इनपुट समझो थोड़ी देर के लिए, आर्गुमेंट मतलब आप समझो इनपुट, राइट। अब log ऑफ ए टू द बेस बी प्लस log ऑफ सी टू द बेस बी, ये क्या रहता है, तो आर्गुमेंट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए इंटू सी टू द बेस बी। और इसके कुछ सम्स भी देखे थे, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट ये था कि अगर इन दोनों में डिफरेंस रहता है, राइट, डिफरेंस रहता है इन द सेंस log ऑफ ए टू द बेस बी माइनस log ऑफ सी टू द बेस बी, अगर डिफरेंस रहता है, बेस इज सेम, कंडीशन अप्लाइड, बेस इज सेम, तो उस समय क्या होगा, log ऑफ, अगर डिफरेंस है तो हम उसका क्या करेंगे, डिवीजन ले लेंगे, log ऑफ ए टू द बेस, log ऑफ ए बाय सी या ए ओवर सी टू द बेस बी, ठीक है। ओके, ये 2 रूल्स हमने देखे थे, इसके कुछ सम्स भी देखे थे, राइट। अब इन जनरल अगर मैं ऐसा बात करूं, इन जनरल देखो, इन जनरल अगर मैं बोलूं कि log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ c टू द बेस b प्लस log ऑफ d टू द बेस b प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो इस समय क्या होगा, क्या हम सब में अगर एडिशन ले रहे हैं तो सारे आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी सारे इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी इंटू डी इंटू एंड सो ऑन, और सभी का बेस क्या है, सेम। तो अगर 2 टर्म्स रहने दो, 3 रहने दो, 4 रहने दो, 6 रहने दो, कितने भी रहने दो, राइट। अगर उनमें प्लस है, उनमें अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, उनका आर्गुमेंट का, सर ये तो बहुत आसान है, देखो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चे हैं, भूमि अगेन रेगुलर, उसके बाद में शुभम है और प्रांजलि, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं, क्या विद इन 15 टू 20 डेज, या हम 30 डेज पकड़ लो, आपको 30 दिन ये जो मैथ्स का लेक्चर है इसको ऐसा समझना है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमारी न्यूमेरिकल्स करने की, सम्स फास्ट करने की, कैलकुलेशन अच्छे से करने की एक रेसिपी बना रहे हम। ये आपको 1 महीना अच्छे से एकदम पकड़ कर लेना है कि आगे चलकर हमको दिक्कत ना जाए।
ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में दिक्कत नहीं आता, राइट। बायो थ्योरेटिकल पार्ट है कंप्लीटली, तो आप उसको मेमोराइज कर सकते, लेकिन आपको ये बातों को ध्यान में रखना है कि अगर हम फिजिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं और बीच में अगर कोई कैलकुलेशन का पार्ट आता है, जैसा इंटीग्रेशन आ गया या डेरिवेटिव आ गया या वेक्टर के कुछ सम्स आ गए, बरोबर, और ये आते हैं, बरोबर, हमने हमारे इंस्टीट्यूट पर ये शुरू करे, अदरवाइज आप कोटा जाओगे या कहीं दिल्ली जाओगे या कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, एलन है, रेजोनेंस है, बंसल है, इनफैक्ट, तो वहां पर इनका एक प्रॉपर एक 1 मंथ का 45 डेज का एक कोर्स रहता है। वो अपने इधर सिस्टम नहीं है, लेकिन हमने सीसीसी में ये चीजें अगर करे हैं तो आप उसका भरपूर फायदा उठाओ, बरोबर। इसके लिए आपको कोई अलग से पैसे भी पे नहीं करना पड़ रहा है और आपका काम भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब रूल नंबर 3 पर आते हैं। सर रूल नंबर 3 हमारा मेन पर्पस क्या है? लॉग एंटी लॉग निकालना, और हम कैलकुलेशंस एग्जैक्टली एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं प्लेस करूंगा, कुछ तुम्हारे अच्छे अच्छे बुक्स के, सेंगेज के या जो भी अच्छे अच्छे बुक्स है उनके क्वेश्चंस यहाँ पर प्लेस करूंगा, और उसको सॉल्व कैसा करते हैं हम देख लेंगे। फिर जब आपको पढ़ोगे आप एग्जैक्टली 2 साल में, 2021 से 2023 के बीच में, जब जब फिजिक्स में वो क्वेश्चंस आएंगे या केमिस्ट्री में वो सम्स आएंगे, तब आपको लगेगा अरे ये तो हमारा हो गया है। फिर आप उससे डरेंगे नहीं। बच्चे डरते ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से ही, बायो पार्ट तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने पहले थोड़ा क्लियर कर दिया था। ओके, रूल नंबर 3 में देखो क्या होता है। हमने सम और डिफरेंस का बोल दिए। अब बात करते हैं पावर की। मानकर चलते लॉग ऑफ ए टू द पावर बी है, ठीक। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहां पर ए का पावर बी है, क्लियर। लॉग ऑफ ए का पावर बी है तो होगा क्या, ये बी जंप करके सामने आ जाएगा, दैट इज बी लॉग ए। सर इसका बेस क्या है? अच्छा बेस कुछ नहीं है, तो बेस जब कुछ नहीं रहता है तब समझ कर चलना कि अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा, क्या लॉग ऑफ सपोज करो 100 है, सपोज करो ऐसा लिखा, ठीक है, लॉग ऑफ 100 है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या लॉग ऑफ 100 टू द बेस ई। इसका मीनिंग ये हो गया। सर ये ई कहां से टपक गया? तो ई के बारे में तो हम चर्चा करेंगे। ई का मतलब ये होता है कि ई एक इलर नंबर से, इलर्स आपने पढ़े होंगे शायद इसके पहले, इलर्स नंबर, इसको इलर्स नंबर बोलते, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। देखो अब अप्रोक्सीमेट का साइन ऐसा निकाला जाता है, अरे राइट, तो हम थोड़ा इसको ज्यादा अच्छे से करेंगे। एक अप्रोक्सीमेट का साइन ये निकाला जाता है, दूसरा एक बार अप्रोक्सीमेट ऐसा भी बोला जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? अप्रोक्सीमेट। क्या बोलते हैं हम इनको? अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब थोड़ा बहुत, उतना ही है ना, अप्रोक्सीमेट और नियर अबाउट सेम। तो ये वैल्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है इसकी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू इलर्स नंबर की यानी ई की 2.7183, ये होगी इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक्चुअली ई जो है, ये ई एक इर्रेशनल नंबर है, ये ई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। अब इसके हम डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन ई को बोला जाता है इलर्स नंबर, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है 2.7183। 100% ये आपको इनकाउंटर होगा फिजिक्स के सम्स में, ध्यान में रखना मेरी बात। फिजिक्स के सम्स में, फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वहां पर आपको ई आएगा। 10 तक के आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो समझ कर चलना कि आने वाला है। ई की वैल्यू कितनी रहती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी रहती है? 2.718382 जो भी हो। अच्छा, और एक नंबर आप यूज करते हो, मैं थोड़ा इसको नोट करके लिख देता हूं, एक और नोट करके मैं एक नंबर बताता हूं आपको, ये आप यूज करते हो, जैसा पाए है, पाए, पाए, राइट, ये जो है ना पाए, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर है, राइट। और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप यूज करते 22/7, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 22/7 लेते हैं, 3.1415, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पाई एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपको पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं क्या है, तो राइट, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना किसी साइंटिस्ट को पता है। सिर्फ इरेशनल नंबर वो है, हम यूज करने के लिए फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओनली, for the purpose of calculation only we use pi as 22/7। कुछ सीनियर बुक्स में, मतलब आप जब आगे जाओगे तब इसकी और थोड़े अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है 355 डिवाइडेड बाय 113। सर ये हमने कहां से देख लिए? जो बच्चे गलती से होंगे बाबा वगैरह दिए होंगे,
या ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम्स दिए होंगे तो शायद उनको कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर समझ लेना कि ये अप्रोक्सीमेट, लेकिन इतना बड़ा आप कैलकुलेशन यूज नहीं करते, तो हम यूज करने के लिए क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। ये भी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ हमारा कैलकुलेशन है कि पाई की वैल्यू 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सर एग्जैक्ट वैल्यू मतलब क्या है? आप क्रिकेट देखते, ठीक है, देखते होंगे, नहीं भी देखते होंगे, कुछ बच्चे देखते। सेंचुरी हो जाना मतलब कितने रन होना? 100। कोई बैट्समैन अगर सेंचुरी कर कर आउट हो गया, मतलब एग्जैक्ट सेंचुरी करके आउट हुआ, तो हम बोलते हैं उसने 100 रन बनाया। 100 मतलब सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग एग्जैक्ट 100 होता, तो ये हो गया। लेकिन पाई का एग्जैक्ट मीनिंग 22/7 नहीं होता, वो इरेशनल नंबर है, उसका अप्रोक्सीमेट नंबर है ये 22/7। अप्रोक्सीमेट हम यूज कैलकुलेशन यूज के लिए शिफ्ट करते। अच्छा आते जरा इधर, अब तब इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट पेज पर करेंगे। लेकिन यहां पर ये जो रूल नंबर 3 बता दिया मैंने, लॉग ऑफ ए का पावर बी मतलब बी लॉग ए। अब इस पर लेते सपोज करो क्वेश्चंस, मानकर चलते आपको बोला गया सिंप्लीफाई करो, ठीक है। जैसा अगर ऐसा है 2 log 3 to the base 5 प्लस 3 log 2 to the base 5, सपोज करो ये आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो देखो यार ये 2 इसके सामने है, तो हम ऐसा कर सकते थे log ऑफ ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, तो ऐसा होगा ना log ऑफ 3 to the base 2 और बेस इनका क्या है 5, 3 to the power 2 to the base 5 प्लस ये 3 अब इसके पावर में चला जाएगा, दैट इज log ऑफ 2 to the base 3 और इसका बेस है 5। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? तो ओके ठीक है। अब देखो यार ये log ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का पावर 2 मतलब 9 और टू द बेस है ये 5 प्लस log ऑफ 2 to the power 3 मतलब 8 टू द बेस ही हो गया 5। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों में एडिशन है, तो रूल नंबर 1, दोनों का बेस सेम है, दोनों में एडिशन है, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि आप आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी log ऑफ 9 into 8 टू द बेस 5 दैट इज log ऑफ 72 टू द बेस 5। ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई वर्जन, जो हम बोलेंगे इसको क्या हो गया, हमने क्या करे इसको सिंप्लीफाई कर दिए। आर यू गेटिंग? log ऑफ 73 ने, अच्छा पाई की 3 पॉइंट अच्छा अच्छे से निकाल दिए, 3.1415926533 एंड 8। मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, आपने जहां से भी लिए होंगे, वो जो लास्ट में लिखे आपने कौन है, गौरी, ओके राइट। तो जो लास्ट में लिखे अपन ने 3238, उसके आगे आप ये जो वैल्यू लिखे ना आपने 3.1415, अच्छा गूगल करे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में आपने क्या लिखे, लास्ट में है मेरे ख्याल से 3238 है, ओके 238 है। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, ये भी इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आर यू गेटिंग? नहीं सर ये तो हमने नेट से निकाले, गूगल करे, जो भी करे होंगे, ओके ये भी इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डॉट 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 करना पड़ेगा एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। देखो कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है, यस सर गूगल करे, ओके दैट आई नो, बिकॉज एट दिस स्टेज इफ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी दैट इज ओके फाइन वेल एंड गुड। Okay, if you are searching for an answer that to Google अच्छा सोर्स है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको आगे डॉट 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 करना पड़ेगा। देखो मैं पूरा नंबर पढ़ता हूँ, 3.141592653589732338, नॉट इवन अ सिंगल टर्म इज रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है यार और रिकर भी नहीं हो रहा है, दैट्स इट। सुना जो आंसर दी बिल्कुल करेक्ट है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकर भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो तो इरेशनल नंबर हो गया। फिर हम इतना बड़ा यूज नहीं करते ना, इतना बड़ा यूज करेंगे तो बहुत बार आता है पाए 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 पाए, तो ना एग्जाम्पल में इतना बार आएगा, इतना बड़ा नंबर यूज करेंगे क्या, तो हम क्या करते हैं, हम उसका अप्रोक्सीमेट कंसिडरेशन ले लेते हैं कि भाई 22/7 ये उसकी नियरर वैल्यू है, ओके। अब देखो 22/7 का अगर मैं पाए का बोलूं 22/7, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये दोनों सेम नहीं है। एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर आप थोड़ा जरा कैलकुलेटर पर हाथ घुमाओगे, राइट, ये है, ये इसकी वैल्यू है और पाए की ये वैल्यू अलग है, तो ये दोनों वैल्यू अलग है ना यार। हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट है आर्यन, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ये रैशनल नंबर है करके ये रिपीट हो रहा है। देखो 142857 के बाद में ये कंप्लीटली रिपीट हो गया 142857, फिर बाद में 142857 ये रिकर हो रहा है, तो ये रिकर हो रहा है, राइट, रिकरिंग नंबर है, तो हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर है। और हमारा पाए क्या है यार, हमारा पाए तो इरेशनल नंबर है,
तो सर ये कैसा हो सकता है कि 22/7 और ये वैल्यू सेम है? सेम नहीं यार, अप्रोक्सीमेट है, आप उसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर से बस उतना ही समझो। मेरे कहने का मतलब पॉइंट छोटा सा था लेकिन मजेदार था। आपको ये बातों को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें भी रहती है कि हम उसको यूज करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। ओके चलो ये तो हो गया। अब आते हैं जरा रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 3 तो हमने देख लिया, रूल नंबर 4 देखो क्या बोलता है, मजेदार है। लॉग ऑफ a टू द बेस b, ठीक है, बेस मतलब ये लॉग के जस्ट यहां पर साइड में लिखना। इसको आप ऐसा लिख सकते कि लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b। बस सर इतनी सी बात, जो बेस है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। सर पाई की वैल्यू के लिए कोई निमोनिक्स नहीं है क्या? नहीं, निमोनिक्स पर आप मत जाओ, थोड़ी बड़ी टर्म है, अभी हमको वहां जाना नहीं है। जब आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लोगे 11th में, थोड़े कुछ टॉपिक्स पढ़ लोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली पाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू आती है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस से कंसिडर करके आती है। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2πr, राइट। एक सर्कल है, थोड़ा मैं नॉर्मल 1 मिनट में टच कर देता हूं। एक मानकर चलते मेरे पास में एक सर्कल है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2πr। अब ये हो गया सरकमफ्रेंस, मैं इसका सरकमफ्रेंस बोल रहा हूं। लेकिन आपको पता है सर्कल की जो डेफिनेशन है उसमें ये पॉइंट कितने पॉइंट रहते हैं? ये इनफाइनाइट पॉइंट रहते हैं। कितने पॉइंट रहते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट रहते हैं। अगर आप सर्कल बनाओगे तो इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन को सर्कल बोला जाता है। फ्रॉम फिक्स्ड डिस्टेंस, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है सेंटर, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो ये ज्यादा जब हम जेई की बात करेंगे तब उन बच्चों के लिए लेंगे। अभी आप थोड़ा इसको अवॉइड करो क्योंकि मेजोरिटी बच्चे जो है नीट वाले हैं, हम थोड़ा उतना ही लेंगे जितना नीट के बच्चों को हेल्पफुल है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा अभी, ये इसको देखेंगे हम जेई के बैच में सेपरेटली, ये पॉइंट को। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट है इनफाइनाइट करके, ये पाई की वैल्यू जो है ना ये रैशनल की तरफ टर्न हो जाती है। अब वो कैसी होती है हम उसको लेक्चर में देखेंगे हमारे सेपरेट, अभी नहीं, ठीक है। ओके चलो आ जाते इधर। रूल नंबर कहाँ था भैया? हाँ, लॉग ऑफ a टू द बेस b मतलब लॉग a अपॉन लॉग b। मैं चारों रूल बाद में एक साथ रिपीट कर दूंगा। मानकर चलते आपने ऐसा लिखे लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे log 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 7। अरे सही है ना, इसको ऐसा लिख सकते थे आप, ठीक। उसके बाद में रूल नंबर 5 पर आते हैं हम। रूल नंबर 5 इसमें ज्यादा नहीं है, इसको जब हम प्रॉब्लम यूज करेंगे तब देखेंगे कैसा करते हैं। log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू हमेशा रहती है 0, वेरी इंपॉर्टेंट। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा वैल्यू क्या रहती है? 0, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन लॉग की देखूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन लॉग की क्या है कि भैया log ऑफ a टू द बेस b अगर c है तो मैं इसको पावर के टर्म में, ठीक है, पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट, राइट, मैंने बताया था पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, ये लॉग को मैं कन्वर्ट कैसा कर सकता हूं? रिलीज करता हूं लॉग को, इसको बोलते हैं हम लॉग को रिलीज करना, रिलीज करना, रिलीज इट। तो क्या होगा? ए रिलीज हो गया, जो लॉग का इंडेक्स, जो लॉग का आर्गुमेंट था ए रिलीज हो गया, और ये बेस इधर का बेस इधर बन गया, ए का पावर ए इज इक्वल टू बी टू द पावर सी, ठीक है। अब वो हिसाब से अगर log 1 है, मैं मानकर चलते इसका बेस लेता हूं थोड़ी देर के लिए b, तो 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर 0 हो जाएगा। अब आप इमेजिन ये करो कि मैंने यहां पर बेस b लिया, दूसरे जगह log ऑफ 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू ये भी 0 होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मैं log को रिलीज करता हूं ना, तब जब log को रिलीज करता हूं तो 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 आता है। सपोज करो मैंने log ऑफ 1 टू द बेस 100 करा, ये भी आंसर आपका 0 आएगा। उसका रीजन ये है कि जब हम log को रिलीज करते तो 1 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100 टू द पावर 0 ये वैल्यू तो 1 रहेंगी, उसके बाद में 2 टू द पावर 0 ये वैल्यू भी 1 रहेंगी, उसके बाद में एनी बेस टू द पावर 0 जिसका पावर 0 है, जिसका पावर 0 है, पावर बोल रहा हूं मैं, जिसका पावर 0 है वो टर्म। तो आपके लिए एक ट्रिक बोलो या एक नोट के तौर पर बोलो, ध्यान में रखना कि एनी टर्म, एनीथिंग, 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 राइट, एनीथिंग विच इज डिफाइंड एंड पॉजिटिव बोलेंगे हम तो भी चलेगा, क्योंकि एनीथिंग मतलब किसी का तो भी प्रेजेंस होना। एनीथिंग, 0 को हम एनीथिंग नहीं बोल सकते है ना। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, रिमेंबर ऑलवेज, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। जैसा अगर मैं यहां पर लिख दूं, क्या लिख दूं मैं?
ये लिख देता हूं एसआर के टू द पावर 0। एसआर के मतलब कौन? शाहरुख खान। समझने के लिए बोल रहा हूं, कुछ तो भी प्रेजेंस है ना शाहरुख खान। सर नेगेटिव शाहरुख खान ले लो, नेगेटिव शाहरुख खान कैसे ले लेंगे जमीन के अंदर? नहीं। तो एसआर के मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेजेंस है। टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, रिमेंबर ऑलवेज। सर फिर 0 टू द पावर 0 क्या होता है यार? 0 टू द पावर 0 ये टर्म इनडिटर्मिनेट है। इसको क्या बोलते हैं हम? इनडिटर्मिनेट। ऑलवेज कीप इन माइंड इनडिटर्मिनेट। सर आपने तो बोले ना एनीथिंग टू द पावर 0। अरे तो 0 एनीथिंग थोड़ी है, 0 का तो कोई प्रेजेंस है ही नहीं अपने लिए। ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं है। 0 to the power 0 is indeterminate. Remember, 1 to the power 0, 1. 10 to the power 0, 1. 100 to the power 0, 1. अमिताभ बच्चन to the power 0. Always 1. लेकिन अगर मैं बोलूं 0 to the power 0 है तो वो क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट हो गया। ये आएगा हमारे जेई वाले बच्चों के लिए। इसका डिटेल जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो हम बोल रहे हैं कि भैया एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। चलो log 1 की वैल्यू क्या रहती है? 0। बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो। अच्छा अब हमारे पास में फिर से जो हम बोल रहे हैं बार बार कि ये मैथ का लेक्चर है, कैलकुलेशन का है, थोड़ा ट्रिक की बात होना चाहिए, ट्रिक की बात होना चाहिए, ट्रिक की बात होना चाहिए। तो फिर ये लिख लो 3 जो काम आएंगे आपको। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जिसके न्यूमरेटर में 0 है, जिसके न्यूमरेटर में 0 है वो हमेशा 0 रहता है। और एनीथिंग 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 डिवाइडेड बाय 0 ये वैल्यू आपकी रहती है अनडिफाइंड। ठीक है, आप इसको 10th में वो tan 90 के टाइम में पढ़ते थे। tan 90 पता है आपको? tan 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी पर आओ क्या? टाइम हो जाएगा ना। इंफिनिटी, इंफिनिटी पर आएंगे बेटा। इंफिनिटी नहीं बोलना है अब हमको। इंफिनिटी बहुत अलग चीज है। ठीक है, इंफिनिटी बहुत अलग चीज है। हम बोलेंगे अनडिफाइंड। आप tan 90 की वैल्यू निकालते थे। tan 90 की वैल्यू कैसे निकालते थे आप? sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। sin 90 ये रहता है 1, sin 90 1। cos 90 कितना रहता है? ये रहता है 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 आप इसको लिखते थे अनडिफाइंड। ठीक है, अगर जिन्होंने इंफिनिटी लिखा तो मैं अब इंफिनिटी के बारे में बताऊंगा। क्या इंफिनिटी ये तो एक सिंबल है, सही? इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं है। इंफिनिटी जस्ट ए सिंबल, राइट? इनफाइनाइट मतलब आप एक डायरेक्शन में, जैसे मेरे पास में एक ऊपर वाले ने तीर दिया, बाण जिसको बोलेंगे हम एरो, और मैंने क्या करा, वो ऊपर से मारा और उसमें इतनी ताकत थी कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा मतलब कहां जाएगा पता नहीं, बस वो चलता चला जाएगा। इन्फिनिटी बस सिंबल ये है कि वो एरो निकल गया, दैट्स इट। ये डायरेक्शन कहां जाएंगी, कितने दूर जाएंगी? 7 आसमान चीर कर जाएंगी या और कोई दूसरे ग्रह पर चले जाएंगी, और कहां चले जाएंगी पता नहीं। अकोला से निकले, अमरावती होते हुए, नागपुर होते हुए, बहुत दूर 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 हॉरिजॉन्टली चले गया, राइट? तो हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी जस्ट ए सिंबल। तो आप इन्फिनिटी को यूज नहीं करोगे, इन्फिनिटी यूज नहीं करोगे। जहां तक के पॉसिबल हुआ वहां तक इंफिनिटी को यूज नहीं करना है। जब भी ऐसी बात आई कि 1 डिवाइडेड बाय 0 है तो आप उसको बोल दो अनडिफाइंड। इट इज अनडिफाइंड, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा ठीक है, चलो हमने 3 पॉइंट लिए कि एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ऑलवेज। ये आएगा, ओके, ये कई कई जगह पर आएगा हमको। जिसके न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में एनीथिंग। अब एनीथिंग का मतलब आप समझ कर चलो कि एनीथिंग मतलब 0 नहीं। ये बात उतनी ही सही है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। देखो ये 0 टू द पावर 0 इनडिटर्मिनेट हो गया, अनडिफाइंड हो गया, राइट? इनडिटर्मिनेट हो गया। एनीथिंग टू द पावर 0 1, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। अब एक बच्चे ने मस्त लास्ट टाइम जब हम ऑफलाइन बैच कर रहे थे तो उसने क्या करा, सर अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आपका आंसर है 0। अगर डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके, ये है आपका न्यूमरेटर। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको समझने के लिए। ये है आपका क्या? न्यूमरेटर, बराबर। अरे भैया अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आप बोल रहे हो कि आंसर 0 है। डिनोमिनेटर में 0 है तो आप बोल रहे हैं आंसर अनडिफाइंड है। चलो सर इसका आंसर बता दो फिर। अब मैं बोल रहा हूं न्यूमरेटर में भी 0 है और डिनोमिनेटर में भी 0 है। अब क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, न्यूमरेटर में 0 रहता था, आंसर इज 0, चाहे दुनिया की कोई भी वैल्यू रहने दो डिनोमिनेटर में, राइट? जैसे यहां पर न्यूमरेटर में 0 है ना, फिर नीचे आप 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 5 10 20 30 40 एनी वैल्यू,
राइट, करेक्ट है। ओके, व्हाट इज अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट है वो, अनडिफाइंड, राइट। अब डिटेल में तो हम मैथ्स में देखेंगे ना, अभी हम नीट के बच्चों को ले रहे हैं, मेजोरिटी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ओके चलो ठीक है। अब बात करते, सर न्यूमरेटर में 0 था तो आप बोल रहे थे आंसर आना चाहिए आपका 0, इसको मैं अगर देखूं तो, है ना। अब थोड़ा डिनोमिनेटर में अगर मैं 0 देखता था तो मेरा आंसर आना चाहिए था अनडिफाइंड। अरे सही बात है ना, ये तो मस्त हो गया। ये आपको एनालिटिकल हेल्प करेगा ब्रेन में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मेरे पास में एक स्टूडेंट ये बोले, अगर सर 0 ऊपर रहता तो आप बोलते 0 है, नीचे 0 रहता था तो आप बोलते थे अनडिफाइंड है। अब 0/0 रहा तो ये तो गड़बड़ हो गई यार, मतलब एक फ्रैक्शन की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती ना। एक फ्रैक्शन की एक ही वैल्यू रहती है मैथ में, 10 डिवाइडेड बाय 20, 10 डिवाइडेड बाय 20, राइट, 10 डिवाइडेड बाय 20 1/2 ही रहेगा। वो 1/2 इंडिया में भी रहेगा, वो 1/2 चाइना में भी रहेगा, और कहा जहां जाओगे आप अंटार्कटिका में 1/2 ही रहेगा। 0.5 हो सकते ज्यादा, 0.5 मतलब 1/2। यहां पर क्या हुआ, क्या हमारे पास में है फ्रैक्शन 1 और वैल्यू आंसर 2, ये 2 आंसर नहीं हो सकते ना, एक फ्रैक्शन के 2 आंसर नहीं हो सकते। तो जब ये डायलामा कंडीशन आती है कि आपके पास में आंसर्स 2 मिल रहे हैं एक बात के, तो हम उसका नाम कर देते हैं, जिसको मैथ्स में बहुत अच्छा वर्ड है, उसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट। We are not in condition to determine the exact value of the fraction. That's why it is called as indeterminate. जो चीज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, whether it is 0 or whether it is undefined, so we called it as indeterminate. हमेशा ध्यान में रखना ना ये वर्ड indeterminate। indeterminate पर पूरा कैलकुलस लिमिट, डेरिवेटिव, application of derivative, integration, definite integration, indefinite integration, application of definite integration, differential equation, इतने टॉपिक्स है ये वर्ड पर जिसको कैलकुलस का स्टडी कहा जाता है। और सर हमारा कैलकुलस क्या काम में आएगा, तो फिजिक्स 1 में मोशन के यूनिट में आपको कैलकुलस का यूज आएगा। कैलकुलस मतलब होता है स्टडी ऑफ चेंज, और जब आप मोशन की बात करते हो, मैं देखो आता हूँ फिजिक्स से टच कर रहा हूँ, कैलकुलस कहाँ यूज होता है भैया, कैलकुलस यूज होता है फिजिक्स में। कैसा यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, एक यूनिवर्सल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है कि भाई इट इज सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मोशन में क्या होता, मेरे पास में एक बॉल है, मैं इसको ऐसा ऊपर उठाकर फेंक रहा हूं, तो प्रोजेक्टाइल हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ, चेंज ऑफ द लोकेशन इनिशियल टू फाइनल, करेक्ट। आप बाइक चला रहे तो आप मोशन में है, मोशन में मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, लीनियर मोशन में है ना। ग्राउंड पर बाइक चलाएंगे ना, हवा में थोड़ी बाइक चलाएंगे। ग्राउंड पर बाइक चला रहे, बॉल तो फेंक सकेंगे हम हवा में, ठीक है, किसी ने पत्थर भी मारा तो लीनियर ही जाएगा या प्रोजेक्टाइल जाएगा, राइट। वो मौत का कुआं रहता है सर्कस में, सर्कल, बाइक घूमती है सर्कुलर मोशन में, तो मोशन का मतलब चेंज हुआ, एक जगह पर नहीं है आप। अगर मोशन में है तो उसका स्टडी हम कहां पढ़ते हैं, कैलकुलस में, और कैलकुलस का ही एक सब पार्ट आ जाता है फिजिक्स 1 का पेपर आपका। जितने भी मोशंस वाले यूनिट है, सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंड सो ऑन, बहुत सारे यूनिट्स है जो पेपर 1 का पार्ट होता है। वो फिजिक्स का पेपर 1 का पार्ट कहां से आता है, कैलकुलस। और कैलकुलस कहां से बना है भैया, इनडिटरमिनेट फॉर्म से, ये बात ध्यान में रखना। तो पूरा का पूरा कैलकुलस इनडिटरमिनेट फॉर्म से, और हम कैलकुलस का यूज क्या करते हैं, फिजिक्स 1 में। चलो ठीक है, हमने थोड़ा जरा टॉपिक को लॉग से जरा अलग करे, लेकिन ये जितना भी लिखा मैंने, ये समझ कर चलना आपके लिए काम का है, बस इतना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कहां थे हम थे यहां पर, रूल नंबर 5 पर का log 1 की वैल्यू थी आपकी 0। ओके, अब मैं देखो पूरे के पूरे रूल्स एक बार लिख देता हूं। तो बेसिक डेफिनेशन लॉग की, जब हम लॉग एंटी लॉग देखेंगे, बेसिक लॉगरिथमिक डेफिनेशन, और वो क्या रहती है, log ऑफ a to the base b is equals to c. If log of a to the base b is equals to c, then a is equals to b to the power c. ये है लॉग की बेसिक डेफिनेशन। इस पर चाहूं तो मैं 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सेशंस ले सकता हूं सिर्फ ये डेफिनेशन पर, लेकिन अभी हमारा टाइम नहीं है, आपको रिसर्च नहीं करना है। जब एक आधा बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा मैं उसको साइडवेज उसको बताऊंगा कि ये क्या होता है, लेकिन आपको सिर्फ अभी मेमोराइज करना है। यू हैव टू टेक इट एज इट इज,
ठीक है, आप पोस्टुलेट्स बोलते हैं ना कि कुछ बातें हमको एज इट इज लेना है। सर सर्कल गोल है, सर सर्कल गोल क्यों है? अब ये मत पूछते बैठना मेरे से, सर्कल गोल क्यों है? सर्कल की डेफिनेशन है, गोल है ना, फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना, उसी को हम बोलते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करना, उसको सर्कल बोलते हैं। ओके, ये हो गया बेसिक डेफिनेशन लॉग की। दूसरा हमारे पास में रूल 1 हमने कवर करे। रूल 1 क्या था? क्या log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ c टू द बेस b। सर a के बाद में c के लिए, अरे हमने बेस b कर दिया ना करके, चाहे 2 रहो, 3 रहो, 4 रहो, 5 रहो, कितने भी रहो, log ऑफ अंदर क्या कर देंगे, आर्गुमेंट मतलब इनपुट का मल्टीप्लीकेशन टू द बेस। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे के पूरे रूल। रूल नंबर 2 हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत काम में आएंगे। log ऑफ a टू द बेस b माइनस log ऑफ c टू द बेस b। तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई इनपुट में आप क्या कर लो, डिवीजन ले लो, log ऑफ a बाय c टू द बेस b। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या log ऑफ a, कैपिटल ए ले रहा हूं मैं यहां पर समझने के लिए, log ऑफ a का पावर अगर b है तो हम क्या बोलते हैं, b log a, राइट। ये b कूद कर सामने आ जाता है और b log a हो जाता है। ठीक, उसके बाद में रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 हमने बोले थे कि log ऑफ a टू द बेस b, इसको लिखने का और वे ये भी है कि log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b। देन रूल नंबर 5 log ऑफ 1 टू द एनी बेस, log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज ऑलवेज 0। ठीक है। और सबसे मेन ये जो डेफिनेशन थी यहां पर, ये जो a था, a आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर ए आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। और बी भी आपका हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन बी आपका कभी भी 1 नहीं रह सकता। अब देखो आपको एक आंसर तो यहां मिल जाएगा, एक आंसर यहां मिल जाएगा। सर ये बी 1 क्यों नहीं रहता? तो मैं ये पार्ट को इधर लेता हूं। क्या अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि log ऑफ a टू द बेस b है, और क्या बोल रहा हूं, log ऑफ a टू द बेस b, ये अगर log का कोई टर्म है तो हम बोलते हैं भाई a आपका ग्रेटर देन 0 होना, b आपका ग्रेटर देन 0 होना, एंड एट द सेम टाइम b विल नेवर बी 1। ठीक, ओके। इसको आप ऐसा लिख सकते थे कि log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b। सही बात है ना? इमेजिन करो कि a ग्रेटर देन 0 कोई भी एक नंबर ले लो आप, कि सपोज करो log 10 ले लेते हैं, log 10 ले लेते हैं, राइट। और b ग्रेटर देन 0 लेकिन b 1, यहां पर b हम 1 पकड़ के थे, इफ b इज इक्वल टू 1, तो b अगर 1 हुआ तो नीचे आ जाएगा log 1। तो log 10 तो रहेगा, log 10 तो रहेगा, लेकिन log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएंगी ना। अब हमने क्या बोले कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। अब ये यार क्वांटिटी अगर अनडिफाइंड हो गई तो हमने क्या करें फिर? ये वाली क्वांटिटी अगर अनडिफाइंड हो गई तो हमने क्या करें? अनडिफाइंड तो होना नहीं चाहिए ना, करके आपका बी कभी भी 1 नहीं होना, राइट। आंसर अनडिफाइंड हमको निकालना नहीं है। इतनी सारी फीस दे रहे, नीट की फीस दे रहे, 2 साल इतने सारे यूनिट पढ़ रहे, 100-150। ओके, प्लीज सम गाइडेंस। अच्छा अभी अब लेक्चर शुरू है ना, अभी अपन क्या गाइडेंस करेंगे? अभी तो हम लेक्चर कंटिन्यू कर लेते, बाद में बात करेंगे गाइडेंस। इतने सारे फीस दे रहे, नीट का कोर्स कर रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, इतने सारे यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट फिजिक्स के, सब पढ़ रहे और आंसर निकाल रहे अनडिफाइंड। नॉट फेयर गेम, राइट। तो आंसर आपका अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा वो रूल 1 में बाद में ले लेता हूं। अच्छा दूसरी बात, एक चलो आपको थोड़ा एक इंटरेस्ट वाला पार्ट बता देता हूं, एक इंटरेस्टिंग, इस पर खत्म कर देते, कल इसके क्वेश्चंस लेंगे हम। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, टेंथ में आप क्या करते थे, क्या एक्स स्क्वायर, सपोज करो ऐसा कुछ रहता था, क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स है ना? तो टेंथ में आप इसका आंसर क्या निकालते थे? बहुत इजी है सर, क्या एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये हो गया, स्क्वायर गया, कट गया, यहां तक के ठीक है 10 तक की। लेकिन अगर कोई बच्चा अब यहां पर बहुत बड़े बड़े कोर्स करना है, मतलब नीट का है या जेई का है, या 11th वाला कोई स्टूडेंट होगा, या 12th वाला कोई होगा, मानकर चलते, राइट, या रिपीट वगैरह कोई कर रहा होगा, है ना, मैं इन सब के लिए बोल रहा हूँ। अब ये सब के लिए, सब एक ही कैटेगरी में आ जा रही। अगर उसने एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू अगर एक्स लिखा तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रीजन बिंग क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ये तभी पॉसिबल है, अगर आपने ऐसा लिखे तो ये गलत है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, आपका एक्स तभी रहेगा जब आप उसको कंडीशन अप्लाई करोगे क्या एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0,
सर अगर x 0 हो गया तो, अरे भैया अगर x 0 हुआ तो ये जो कंडीशन है, अगर मैं बोल रहा हूं इफ x अगर 0 है, x 0 नहीं होना चाहिए, तब मेरा आंसर ये सही है। लेकिन अगर x 0 हो गया तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0। अब कट करके बताओ बोला, है ना, 0 का स्क्वायर तो क्या रहता है, 0 रहता है, ये 0/0 क्या रहता है। अब कोई ये मत बोल देना सर 0/0 1, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। 0/0 इज अनडिफाइंड, इज क्या होता है, अनडिफाइंड। हमने थोड़ी देर पहले देखे ना रे, हमने थोड़ी देर पहले देखे, कहां गया ये देखो, ये कहां गया ये 0/0 ये टर्म अनडिफाइंड होगी। अब अगर तुम ये बोल रहे हो क्या, अगर तुम ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या x को डिवाइडेड बाय x और x की वैल्यू 0 है, तो फिर 0/0 तो आंसर तो अनडिफाइंड हो गया, हमको आंसर अनडिफाइंड नहीं चाहिए। ठीक है, ये 5 रूल्स जो है थोड़े आप जरा समझ लो। इस पर मैं क्वेश्चंस कुछ वर्कशीट्स वगैरह कल दूंगा, या कुछ क्वेश्चंस हम करके भी देखेंगे लॉग के। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा एंटीलॉग निकालना, कैलकुलेशन एग्जैक्टली करके देखना, वो हम डिटेल में बात करेंगे कल। थोड़ा समय, आपका दूसरा लेक्चर भी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या ले रहे हैं अपन, तो ये बरोबर। और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे नीट वाले हैं, उनके हिसाब से अपन थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्स वाले बच्चों को तो थोड़ा इंटरेस्ट पार्ट और हम उसको बड़ा कर लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक रहते हैं लॉगरिथम मैथ्स का जो टॉपिक है, लेकिन अभी हम उसको थोड़ा रुकते हैं।